हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था और रिसेंटली आप देख सकते हैं वो वीडियो इसके पहले जो अपलोड किया था वो पार्ट 1 था चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज हम इसका पढ़ने वाले पार्ट 2। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको हमें समझना है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पार्ट 2 ऐसा ही जो पहले वाला वीडियो था उसमें पार्ट 1 लिखा था। तो यहां पर जो हम लगातार समझ रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो पहले अपलोड किया था इसका वीडियो, उसी का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल लैंग्वेज और सिंपल एग्जांपल के साथ, और सिंपल उसकी जो भी थ्योरी हम यूज करेंगे वो बहुत ही सिंपल, एक बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री, तो यहां देख सकते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पहले भी मैं बताते आ रहा हूं कि 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, जो भी उसके PYQ थे, तो वो तो सब इसमें इंक्लूड है ही। अपनी तरफ से मुझे लगता है कि ये 2 से 3 क्वेश्चन यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस सेशन में यानी 2025 के पेपर में एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है। लगातार केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस उसका सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन, ऐसे पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यानी आपको जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, अपने हिसाब से आपको कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा कंटेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो हम यहां समझने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विथ आंसर्स, तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले भी मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का और केमिकल रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे केमिकल रिएक्शन के लिए पॉसिबल है और केमिकल रिएक्शन होने पर कैसे इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल है, इससे रिलेटेड यानी एक दूसरे का स्टडी और एक दूसरे का आपस में कन्वर्जन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री। तो ये सब हमने क्वेश्चन यहां पर पढ़े थे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक हम यहां पर समझ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे इसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसके पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अभी हमें क्वेश्चन 10 से समझना है। राइट द शॉर्ट नोट, उसमें हमने ओम्स लॉ भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन चूंकि बहुत सारे यहां पर बाकी थे तो हम इनको सिस्टमेटिकली फिर समझेंगे। तो राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बताना है। अब शॉर्ट नोट्स में क्या बताना है, डेफिनेशन बतानी है, उसके फॉर्मूले बताने और उसकी यूनिट बतानी है अगर पॉसिबल है तो ओम्स लॉ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, ये इतने हमें यहां पर समझना है। तो 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे। तो जो फर्स्ट है हमारा ओम्स लॉ, तो इतना ध्यान दें, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। तो फर्स्ट यहां पर हम देखते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के बारे में मैं बता दूं, ये हर उस सब्सटेंस पर अप्लाई होता है जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, ओम्स लॉ। तो चूंकि केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और बाकी अगर हम देखें फिजिक्स में तो मेटेलिक वायर से रिलेटेड, क्योंकि जो मेटेलिक होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई मेटेलिक वायर है या फिर कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर हम करंट पास करेंगे इसमें 2 मेटेलिक रॉड डालकर, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, और इसमें हम करंट पास करेंगे तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगेगी। सपोज करो हमने यहाँ पर NaCl लिया, NaCl सॉल्ट है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सॉल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं करंट पास करने पर या वाटर में डिसॉल्व करने पर। तो दोनों पर ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो जो भी हमने स्टोरेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके कॉर्नर पर लगाए, अगर हम मेटल की बात करें तो वो करंट पूरा इसमें से फ्लो होना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मेटेलिक
कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो दोनों पर अप्लाई होता है ओम्स लॉ। तो हम यहां पर ओम्स लॉ को समझेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी उस कंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आप पोटेंशियल डिफरेंस उस पर बाहर से लगा रहे हैं। यानी स्टोरेज जो चार्ज आप लगा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से और करंट को I से डिनोट किया तो V प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहां पर R आ गया। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं B अपॉन I इक्वल्स टू R। अब यहां पर R क्या है? R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसका रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अगर उस कंडक्टर में डिफेक्ट है तो कुछ ना कुछ वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा, यानी प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो स्टोरेज करंट है यानी स्टोरेज चार्ज है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर नहीं जा पाएगा। अगर कोई उसमें इंप्योरिटीज नहीं है तो प्रॉपर वो 100% करंट के फॉर्म में वो फ्लो होगा। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये ओम्स लॉ हो गया। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किस में बता रहा है? वोल्ट में। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। किस में बता रहे हैं हम? एम्पियर में। और R क्या है? रेजिस्टेंस। इसको किस में बता रहे हैं? ओम में। तो अगर एग्जाम में इतना आता है ओम्स लॉ तो हमें इसकी डेफिनेशन ये फॉर्मूले बताते हुए इसकी यूनिट लिखनी है और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब अगर हम स्पेसिफिक वर्ड हटा दें तो इसका कंपैरिजन हम रेजिस्टेंस से कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस अटैच है। अब स्पेसिफिक वर्ड क्यों आ गया? क्योंकि अगर हम बात करें मेटल की तो मेटेलिक वायर की लेंथ इसमें डिसाइड है और मेटेलिक वायर की थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसकी मोटाई डिसाइडेड है, इसलिए हमने यहां पर वर्ड यूज किया स्पेसिफिक। तो लेंथ को 1 सेंटीमीटर रखकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेंटीमीटर स्क्वायर रखकर करंट पास करेंगे, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा इस कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां पर इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसको समझने से पहले हमें यहां पर रेजिस्टेंस को समझना होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? जो वायर है उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें बाहर से करंट पास करने पर अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। तो किसी बैटरी के थ्रू यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं हम इसमें बाहर से किसी बैटरी के थ्रू, तो इसमें रिएक्शन होने लगेगी। ठीक है। अब जो पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा है यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिव पोल से जुड़ा है इस पर नेगेटिव चार्ज। करंट पास करेंगे तो नेगेटिव आयन इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, क्योंकि हमने इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको अच्छी तरीके से समझा है। तो अगर हम इसमें मान लो करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? कितने दूर तक हमें वो करंट ले जाना है, यानी लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर। और या फिर इसकी बात करें तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी इस पर। दूसरा, फिर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसकी थिकनेस क्या है, यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्रिएट होगा, यानी आर प्रोपोर्शनल एल। और उसकी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों प्रोपोर्शनल है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए स्मॉल भी बना सकते, कैपिटल भी बना सकते। अब यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक सिंबल आ जाएगा रॉ, पी जैसा एक सिंबल है, तो रॉ एल अपॉन ए ये आ जाएगा। ये किससे मिला? हमें रेजिस्टेंस से। तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है? इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से। ये रॉ क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला चूंकि हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहां ध्यान दें, द रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ हो
किसकी, कंडक्टर की, या दो इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्या बोलेंगे हम इसको, रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय रॉ, इसको रॉ से डिनोट करेंगे। अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, आर इक्वल्स टू रॉ इंटू एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस से आया था ये। अब हमें निकालना क्या है, हम पढ़ रहे हैं यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रॉ को क्या बोला था हमने रेजिस्टेंस में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अगर हम रॉ इक्वल्स टू लिखेंगे तो रॉ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, यानी क्या हो जाएगा ये, आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो लेंथ है, चूंकि डेफिनेशन में पढ़ा है स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा है, तो स्पेसिफिक वर्ड मतलब कुछ कंडीशन है जो है वो पहले से डिसाइडेड है, लेंथ डिसाइडेड है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिसाइडेड है। तो यहां पर जो लेंथ क्या मान रहे हैं हम इसकी 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर क्या है यहाँ पर, आर जो है ओम है। तो ऐसे ही हमारा फॉर्मूला आ गया, यहीं तक लिखना है। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, तो आर ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ को हमने 1 सेंटीमीटर माना। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये एक हमने रेजिस्टेंस को समझा है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि हमने समझा कि कैसे ओम्स लॉ अप्लाई होगा और रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने समझा है। तो इतने पार्ट की जरूरत नहीं है, केवल हम जो सामने आ रहा है, जो पहले से मैंने इसके यानी पीपीटी बना रखी, नोट्स डिजाइन कर रखे, इसी को आपको केवल याद करना है। साइड में जो भी एक्सप्लेन किया जाता है उसको आपको केवल समझना है, अंडरस्टूड होना है, उसको बाकी इग्नोर करना है, उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर है। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं, तो ये इतना आपको याद करना है। अब देखो यूनिट कैसे निकलेगी, क्या बोल रहे हैं हम, रॉ। अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा, रॉ इक्वल्स टू क्या होता है, रॉ इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला। तो आर को हमने क्या माना, ओम, और ए का लेंथ उसकी क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। तो क्या बोलेंगे, हेंस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर, इज ओम सेंटीमीटर। तो यहां हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। या फिर यहां और करके दिया है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब उसको समझाना है, और हाउ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से उसका क्या रिलेशन है। तो अब हम यहां पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर, जब इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, एंड हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोड की थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वॉल्यूम क्या है पर यूनिट, और इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस वो रहेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड ये रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन हमने दे रखी, तो जो भी अच्छी लगे वो हम याद कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय के, कप्पा से हम इसको डिनोट करेंगे। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जो स्पेसिफिक, हमने क्या लिखा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हमने क्या लिखा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब के, और यहां पर रेजिस्टिविटी रॉ। अब हमने पिछले फॉर्मूले से पढ़ा था, रॉ इक्वल्स टू क्या होता है यहां पर, आर इंटू ए अपॉन एल, तो रॉ की जगह क्या रख देंगे हम, आर इंटू ए अपॉन एल।
अब एल ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर भी हम एल को क्या मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर, और आर को ओम माना, और ए को क्या माना हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे। तो अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। तो सामने हमारा इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एल को क्या माना सेंटीमीटर, यहां पर लिखा हुआ है, और आर को क्या माना ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कैंसल हो जाएगा तो नीचे क्या होगा, यानी के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओम, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, हेंस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जैसे हमने पढ़ा है कि जो मास है वो एक तो मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इक्विवेलेंट मास। तो हमने जैसे नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय एन, ऐसा हमने पढ़ा था। तो चूंकि किसी भी कंपाउंड का अगर हमें मास निकालना है, यानी मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास, तो हम उसमें कितने एटम हैं उस एटम का एटॉमिक मास निकालकर उसको टोटल कर देते हैं। अब वो कंपाउंड यानी वाटर में डिसोसिएट होकर कितने आयन रिलीज करेगा, यानी उसकी वैलेंसी क्या है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके मास को हम उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे उसका इक्विवेलेंट मास आ जाता है। अगर किसी का मान लो मास 40 है और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास 40 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, फिर कितने आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ रन करेंगे, यानी उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, जब ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम किसमें 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यहां डेफिनेशन देखते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को V क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर उसकी जो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा EQ, और ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा EQ। तो EQ क्या है, यहां पर इक्विवेलेंट को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है। अगर शॉर्ट नोट्स आ गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो जो हम पूरा पढ़ेंगे वहां तक लिखना है, या फिर ये हो गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेशन बताओ, तब भी हमें इतना ही लिखना है। तो क्वेश्चन फॉर्म में आए या फिर शॉर्ट नोट्स में आए, हमें यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हमने लैम्डा EQ से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को K से और वॉल्यूम को V से डिनोट किया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ CEQ ग्राम, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसका CEQ ग्राम इक्विवेलेंट किसमें डिसॉल्व है, V क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल दिया हमने, वॉल्यूम क्या आ गया, V इक्वल्स टू 1000 अपॉन CEQ। तो V की वैल्यू उठा के हम यहां पर रख देंगे, यानी 1000 अपॉन CEQ। तो आगे हम देखते हैं इसको,
v की जगह क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा लैम्डा ई क्यू के इंटू 1000 अपॉन सी ई क्यू। फिर हम क्या बोले, जब ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व होगा तो वो नॉर्मलिटी कहलाएगी। तो सी ई क्यू इज नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमने यहां पर न्यू फॉर्मूला बनाया, लैम्डा ई क्यू यानी के मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो यहां तक हमें इसको लिखना है। अगर यूनिट पूछता है भी है तो भी ठीक है, और नहीं पूछता है तो भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। वैसे यूनिट लिखते हैं तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो हमें इसकी यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो लैम्डा ई क्यू यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब के की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 को क्या लिखा हमने, क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहां पर इक्विवेलेंट, तो यहां पर सेंटीमीटर इसमें से कैंसल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स भी हम इसको लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे हमने निकाली वो यहां पर बताएं। तो के की यूनिट एन की जगह क्या रख दिया हमने, इक्विवेलेंट। अब इसी से रिलेटेड है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी भी एग्जाम में पूछते हैं। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार मतलब मोलारिटी, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, और मोलार कंडक्टेंस भी हमने उसको यहां पर बोला है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलार यानी 1 मोलार यानी 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी। तो एज इट इज उसी के जैसी डेफिनेशन है। तो द कंडक्टेंस ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम 1 मोल सॉरी 1 ग्राम मोल 1 मोल और 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट इन बी क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, उसमें हमने क्या लिखा था 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहां पर क्या लिख रहे हैं हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। बस ये डिफरेंस है। इट्स कॉल्ड मोलार कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम से हम इसको डिनोट करेंगे। फिर यहां पर भी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये भी या तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पूछेगा या क्वेश्चन बना के पूछेगा कि ये क्या है और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस से रिलेशन बताइए। किसी भी कंडीशन में पूछेंगे, कंप्लीट आंसर हमें उतना ही लिखना है। तो मोलार कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। मोलार कंडक्टेंस लैम्डा एम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, और वॉल्यूम वी। तो यहां पर हमने क्या माना, सीएम ग्राम मोल्स, कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसका सीएम ग्राम मोल्स किसमें डिसॉल्व है, वी क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो यहां पर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू 1000 अपॉन cm, और यहां v की जगह हम इसको पुट कर देंगे। तो लैम्डा ई क्यू यानी k इंटू 1000 अपॉन cm, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर जो cm है इसको क्या मानना है, मोलारिटी। क्यों, क्योंकि ग्राम मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो हमने इसको मोलारिटी माना। तो यहां पर जो cm की जगह क्या रख दिया हमने, मोल। तो यहां पर मोल पर लीटर, और ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर लीटर। तो लीटर से यहां पर लीटर कैंसल हो जाएगा। तो यहां आगे जो इसका फॉर्मूला आएगा, जो इसका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू क्या आएगा यहां पर 1000 अपॉन एम, यानी मोलारिटी ये आ जाएगा। अब हमें यूनिट निकालनी है। तो के की यूनिट क्या होगी, के मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां पर लीटर से लीटर कैंसिल हुआ तो सेंटीमीटर क्यूबिक, और यहां पर क्या लिखा हमने इसको मोल, यानी क्या बचा हमारे पास, मोल बचा हुआ है। तो यहां सेंटीमीटर से ये लेस हो जाएगा, तो यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये से
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलार कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी और एमसीक्यू में भी पूछते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या पढ़ेंगे हम यहां पर? सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या है? जैसा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब दो इलेक्ट्रोड डालकर केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, आउटर एनर्जी देकर, आउटर करंट देकर, आउटर चार्ज देकर। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसकी कंडीशन है कि इन दो इलेक्ट्रोड की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो इसकी थिकनेस है यानी जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इन दोनों का रेशो यानी लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशो है वो कहलाएगा सेल कांस्टेंट। तो द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इसको जी स्टार या फिर इसको के से, यानी के से भी इसको डिनोट करते हैं। एक तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसको ऐसे डिनोट करते, और इसको कैपिटल के से। तो एल अपॉन ए, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? एल अपॉन ए, जी स्टार इक्वल टू एल अपॉन ए। तो ये क्या हो गया? सेल कांस्टेंट। दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसका रेशो कहलाएगा सेल कांस्टेंट। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है। तो अभी हमने लिखा, यानी जो लेंथ है उसको क्या माना हमने? 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ऐसे हम लिख देंगे जी स्टार इक्वल्स टू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है अनलिमिटेड बार। तो इतना हमें सेल कांस्टेंट में लिखना है। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो सेल कांस्टेंट हमें इतना ही लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम यहां पर पढ़ेंगे व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है अभी हमने पढ़ा। और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है? सेल कांस्टेंट का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और के साथ क्या रिलेशन है? तो यहां पर हम देखते हैं सेल कांस्टेंट। तो अभी हमने डेफिनेशन बनाई, द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के बीच की थिकनेस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पर लाइन, एक लाइन मिस कर दी। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको आपको लिखना है यहां पर, इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार, या फिर के भी लिख सकते हैं। तो द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। अभी हमने पिछला बताया यहाँ पर। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर? के की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? जी स्टार, यानी जी स्टार इक्वल्स टू एल अपॉन ए, या के इक्वल्स टू एल अपॉन ए। अब हमें इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा यानी के से इसका हमें रिलेशन बताना है। तो यहां पर हमने हेडिंग लिख रखी, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट, दोनों का रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो किसके? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रॉ की वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके, जो रॉ है उसकी वैल्यू क्या होती है? आर इंटू ए अपॉन एल, ऐसा हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पढ़ा है हमने। तो रॉ की जगह इसको रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसको भी हमने पढ़ा है। फिर एल ऊपर जाएगा तो के इक्वल्स टू एल अपॉन आर इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 1 अपॉन आर और 1 अपॉन ए। 1 अपॉन आर जो होता है वो होता है कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को भी हम जी से डिनोट करते हैं। किससे जी डिनोट करते हैं? जी से।
और L अपॉन ए, अब L अपॉन ए अभी हमने पढ़ा है, ये क्या होता है सेल कांस्टेंट, इसको G स्टार से हमने डिनोट किया। तो L अपॉन आर, ये सॉरी L अपॉन 1 अपॉन आर, यहां पर इसको हमने क्या लिखा 1 अपॉन आर, और ये आ जाएगा L अपॉन ए, 1 अपॉन आर और L अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर क्या हो गया कंडक्टेंस, और L अपॉन ए क्या हो गया सेल कांस्टेंट। तो इसकी जगह लिख दिया हमने G और इसकी जगह लिख दिया हमने G स्टार। तो ऐसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस से सेल कांस्टेंट का रिलेशन ये होगा, यानी इस कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट के इक्वल होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो फैराडे था उसने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड, जिसमें एक ही कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड हो और आउटर सोर्सेज से हम उसको करंट दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन होगी। उससे रिलेटेड फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, एक फैराडे फर्स्ट लॉ और एक फैराडे सेकंड लॉ। दोनों लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें होता क्या है, और चूंकि हम कंटिन्यूस को समझ भी रहे हैं, तो जैसे यहां पर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप किए, अब इसमें आउटर सोर्सेज से हमने इसको करंट दिया, यानी ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल। तो पॉजिटिव को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर एनोड, और नेगेटिव को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कैथोड। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, और कैथोड पर प्रोसेस होती है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है इसको। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl को मान लो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया वाटर में, अब करंट पास किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव पोल से अटैच है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इसकी तरफ रन करेगा और ये इसकी तरफ रन करेगा। तो क्या होगा अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो NaCl का डीकंपोजिशन हुआ करंट पास करने पर, Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन में। अब चूंकि Cl है वो Cl2 गैस के फॉर्म में निकलता है, इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे 2NaCl। इसका आयोनाइजेशन है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। अब जो Cl है वो कहां जा रहा है एनोड की तरफ जा रहा है, तो Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो Cl एनोड को क्या करेगा, जो Cl है 2 क्लोराइड आयन है 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए उस इलेक्ट्रॉनों को गेन कौन करेगा, सोडियम Na+ आयन गेन करेगा, तो Na+ यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस रिडक्शन। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी यहाँ पर रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करके एक सब्सटेंस फ्री हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में करंट पास करने पर एक इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देकर फ्री हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर वो इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो रहा है। इसी से रिलेटेड फैराडेज इलेक्ट्रोलाइटिक लॉ थे। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो फर्स्ट लॉ भी हम यहां पर समझते हैं, इसको तो हम देखेंगे, हम इसका एकदम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जब तक आप करंट पास करोगे तभी तक ये प्रोसेस होगी, यानी इलेक्ट्रॉन देकर सब्सटेंस फ्री हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी डिपोजिशन और लिबरेशन की प्रोसेस तब तक होगी जब तक करंट पास करेंगे। फिर दूसरा ये कह रहा है सेकंड लॉ कि अगर कंटिन्यू, अगर हमने इसको फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर हमने करंट पास करना बंद कर दिया तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप करंट पास करते रहे तो प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि अंदर पूरा सब्सटेंस खत्म नहीं हो जाता है, जब तक डिपोजिशन और लिबरेशन यानी जो सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं जैसा हमने लिखा है। तो क्या बोल रहे हैं हम, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को, यानी उसके आयंस को। तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यानी
कब तक डिपॉजिट होगा और कब तक लिबरेट होगा, is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। यानी जब तक ये प्रोसेस होगी, जब तक बाहर से हम करंट पास करते रहेंगे, ठीक है। ये फैराडे फर्स्ट लॉ था कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, तब तक ये प्रोसेस होगी जब तक आप उसमें करंट पास कर रहे हैं। तो डिपोजिशन और लिबरेशन एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब यहां से हम क्या बोल रहे हैं, इफ डब्ल्यू ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेटेड हो रहा है, तो डब्ल्यू ग्राम सब्सटेंस गेट डिपॉजिट ऑन पासिंग क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ डब्ल्यू ग्राम ऑफ सब्सटेंस, अगर जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है आयन, उसको हमने मान लिया डब्ल्यू ग्राम, और करंट कितना पास कर रहे हैं, क्यू कूलम करंट पास करने पर। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रोसेस तो हमारी समझ में आ गई होगी, तो इसको हम क्लियर करते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं यहां पर। तो करंट पास करने पर डब्ल्यू यानी क्यू, कूलम करंट पास किया तो इलेक्ट्रोड पर डब्ल्यू ग्राम सब्सटेंस क्या बोल रहे हैं हम, डिपॉजिट हुआ। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहां पर क्यू क्या है, यहां पर जो क्यू है, क्यू क्या है यहां पर, आई इंटू टी यानी टी सेकेंड तक आई एम्पियर का करंट पास करेंगे, उसको बोलेंगे क्यू कूलम। तो यहां पर क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां पर जेड आ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी। तो ये हो गया यहां पर फैराडे फर्स्ट लॉ। अब हमें यहां पर समझना है कि W क्या है, तो W तो क्या है, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। I क्या है, करंट इन एम्पियर, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड, और W क्या था, अमाउंट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ। अब फैराडे सेकंड लॉ मैंने समझाया था आपको। फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने डिस्कनेक्ट कर दी तो डिपोजिशन और लिबरेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करंट पास कर रहे हैं तो प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि इलेक्ट्रोलाइट पूरा खत्म नहीं हो जाता, यानी टोटल वो फ्री नहीं हो जाता इलेक्ट्रोड पर या डिपॉजिट नहीं हो जाता है। तो यहां पर हम इसको समझ रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको कनेक्ट करेंगे। देन द मास को हम वेट भी बोलते हैं। देन द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the quantity of equivalent weight और equivalent mass। यानी करंट कंटिन्यू हम पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा वो उतना ही होगा जितना कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, यानी W प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, यहाँ पर E आ जाएगा। अब चूंकि अगर हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, जैसे ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, सपोज करो यहां पर हमने इसको बोला कि ये AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, और यहां पर हमने इसको बोला कॉपर सल्फेट है, CuSO4। तो दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, तो दो डिफरेंट टाइप के यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए। अब इसमें करंट पास करना है, यहां पर सीरीज ऑर्डर में इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहां पर जो Ag है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और NO3 नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव, कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज और SO4 के ऊपर 2- चार्ज। तो ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ। तो प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि सब्सटेंस खत्म नहीं हो जाता। तो W प्रोपोर्शनल E। अब चूंकि दो इलेक्ट्रोलाइट लिए गए तो एक का मान लिया हमने कि जो डिपोजिशन हो रहा है
वो W1 ग्राम, और टोटल क्या है E1, दूसरे का W2 और E2। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं W1/E1। यहां से हम इसको समझते हैं, अगर यहां प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो W इक्वल्स टू, मान लो K, अगर हमने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन K मान लिया तो यहाँ पर KE हो जाता। तो क्या लिखते हैं हम इसको, W/E इक्वल्स टू K, यानी कांस्टेंट ऐसा इक्वल में चला जाता। तो वही हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि W/E1 यानी W/E, W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2, और कांस्टेंट या आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, तो W1/W2 और E1/E2 यहाँ पर आ गया। तो अब हम जानते हैं, पहले जो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ था उसमें हमने पढ़ा W इक्वल्स टू क्या होता है, ZIT। तो W की जगह हमने ZIT रख दिया, तो W बनता तो Z1IT और Z2IT, और इक्वल्स टू E1 और अपॉन E2। IT से IT कट जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, Z1/Z2, यानी IT से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो Z1/Z2 इक्वल्स टू E1/E2। तो ये फैराडे सेकंड लॉ। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम भी आपको बनाना है केवल, और बाकी इसको आपको कवर करना है। क्वेश्चन 30, राइट शॉर्ट नोट्स डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। तो उसमें फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन करना था। यहां पर क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ को हमें एक्सप्लेन करना है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। फिर कोलरास लॉ को एक्सप्लेन किया, जो वीडियो फर्स्ट था पार्ट 1 था उसमें हमने कोलरास लॉ को एक्सप्लेन किया। नस्ट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते, नस्ट एक साइंटिस्ट ने हमें, तो हमें यहाँ पर 3 को एक्सप्लेन करना है। क्या बताना है, डेफिनेशन बतानी है और फॉर्मूला बताना है इसका। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसको फाइल को हम ऊपर बढ़ा देते हैं एज इट इज है, जैसे हमने इसको समझा। फिर कोलरास लॉ को हमने फर्स्ट वीडियो में समझा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहां पर बता देता हूं। फर्स्ट लॉ, कोलरास लॉ जो है वो जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट पर दिया गया, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर डिकम्पोज हो जाए या वाटर में डिसॉल्व करने पर आयोनाइज हो जाए। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो करंट पास करने पर या वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो और सॉल्ट हो, और एक पार्शियली आयोनाइज होते हैं, वीक एसिड, वीक बेस। और तो जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं उनका डाइल्यूशन यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए, यानी उसमें वाटर बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी, चूंकि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन यानी मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एट अपोजिट इलेक्ट्रोड पर वो मूव करते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलरास जो लॉ था उसने इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर ये लॉ दिया था, बाकी तो हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं। तो मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइज इक्वल टू सम ऑफ मोलार कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन का सम होता है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इट इज कॉल्ड कोलरास लॉ। तो इसने ये फॉर्मूला दिया था। अब फॉर्मूला में लैम्डा एम क्या है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा यहां पर जो मैं बता रहा हूं, यहां पर जो नॉट लगा हुआ है इसकी जगह हम इन्फिनाइट से साइन भी यूज करते, वो भी इन्फिनाइट को ही डिनोट करता है। तो या तो हम ये सिंबल यूज करें या फिर हम इसकी जगह इसको यूज करें, दोनों का मीनिंग इन्फिनाइट है। तो लैम्डा इन्फिनाइट एम क्या हो रहा है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट। फिर लैम्डा इन्फिनाइट सी प्लस किसको बता रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। ए माइनस किसको बता रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और एक्स वाई क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ऐसे ये कोलरास लॉ। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर नस्ट इक्वेशन। तो इसको हम समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऑन एन इलेक्ट्रोड मेटल, यानी इलेक्ट्रोड जो होगा मेटल का बना होगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी सॉल्यूशन में
उस मेटेलिक आयन का कंसंट्रेशन क्या है, एंड टेम्परेचर टू द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑल्सो डिपेंड, यानी जो सेल का ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑन दिस फैक्टर, यानी मेटेलिक रॉड, सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस और उसके टेम्परेचर पर। नंस्ट स्टडीज these factors which affected EMF, यानी जो फैक्टर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अफेक्टेड करेंगे, प्रपोज्ड नस्ट इक्वेशन, उसने नस्ट इक्वेशन से उसको एक्सप्लेन किया। इट इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, से द हाफ सेल रिएक्शन, कोई हाफ सेल रिएक्शन हो रही है तो जो मेटेलिक आयन है, EQ मतलब एक्वस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर जाकर वो गेन कर रहा है, तो प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पर, रिडक्शन, यानी रिडक्शन हाफ सेल पर नस्ट इक्वेशन बेस्ड है, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड है, और यहां पर ये इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया। नस्ट इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन विल बी, इस रिएक्शन पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला यहां पर बनाया गया था नस्ट के अकॉर्डिंग। ई क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर क्या है, गैस कांस्टेंट और सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर क्या है, नेचुरल लॉग, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन में वो गेन कर रहा है, और एफ क्या है यहां पर, एफ है यहां पर फैराडे। तो यहां पर एम मेटल है और एम एन प्लस मेटेलिक आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो अब यहां पर क्या किया गया कि जो लॉग ई है, यानी जो नेचुरल लॉग है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, लॉग ई को 10 बेस में कन्वर्ट किया गया, तो 2.303 log 10 ये 2.303 log 10 नेचुरल लॉग को इसमें हमने कन्वर्ट किया log 10 के बेस में। तो इधर देखो क्या आ गया, 2.303 R इंटू टी, और ये log E log 10 में कन्वर्ट हो गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया। अब R की जो वैल्यू होती है वो 8.314 और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है। तो यहाँ पर इन तीनों को इंटू करेंगे, इन तीनों को इंटू करके, और जो फैराडे की वैल्यू होती है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, 96500, इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर log 10 है और यहाँ पर 1/mn प्लस है, 1 अपॉन है ये, 1/mn प्लस, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड है इसलिए हमने इसको 1 मान लिया। तो इन तीनों का इंटू करके और फैराडे की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.059 और अपॉन क्या आ जाएगा n log 10। तो इसका ये फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया, यानी 2.303 R की वैल्यू, T की वैल्यू इंटू किया, फैराडे की वैल्यू से उसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। तो इतना ही हमें इसको लिखना है। 2 मार्क्स में अगर आता है तो डेफिनेशन लिख के ये फॉर्मूला लिख देने से भी हमें पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आगे आप इसको कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब इसमें दिया है कि क्या क्या है ये सब, किसको क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन, ये इसको हमने बताया है कि किसको हम क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर F क्या है, F है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है 96500, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। M क्या है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन यानी मेटेलिक इलेक्ट्रोड, और Mn प्लस, N क्या है यानी उसकी वैलेंसी है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ऐसे हमने नस्ट इक्वेशन को समझा। व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, डिराइव
इट्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो जो हमने ऊपर लिखा है एज इट इज वही का वही आंसर लिख देंगे। बाकी यहां पर नस्ट इक्वेशन को थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में चेंज करके भी बताया गया कि द इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मेटेलिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने आयन उसमें प्रेजेंट है, इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। हेंस नस्ट एक्सप्रेस, नस्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा है, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ मैटर यानी पोटेंशियल ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड। यहां पर हमने लिख रखा है पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड यानी मेटल को एम से डिनोट किया, एट गिवन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस यानी Mn प्लस इन द सॉल्यूशन थ्रू एन इक्वेशन यानी मेटेलिक इलेक्ट्रोड और मेटेलिक आयन का कंसंट्रेशन, उसका टेम्परेचर, समझ में आया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक इक्वेशन के द्वारा उसने रिप्रेजेंट किया। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल, ऐसा करने पर रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यू निकल आएगी। तो ये रिएक्शन दिया है फॉर हाफ सेल रिएक्शन एज इट इज जो हमने ऊपर लिखा है। फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया E इक्वल्स टू ई नॉट आर टी log 10, यहां पर log 10, तो यहां पर जो होगा यहां log E होगा, क्या होगा यहां पर log E, यानी नेचुरल लॉग को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 और log 10 उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर नीचे दिया है यहां पर इंपॉर्टेंस, तो यहां पर ध्यान रखना अगर आप इसको याद करते हैं तो यहां पर log 10 की जगह log E हमें यूज करना है, क्योंकि तब तो हम 2.303 वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, फेराडे की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 0.0591 उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नस्ट इक्वेशन, तो किसी भी सेल का ये इसका इंपॉर्टेंस है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ रिडक्शन हाफ सेल, इसको निकालने में इसका यूज होगा। तो ऐसे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, शॉर्ट नोट्स, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़े हैं। आप कहीं ना कहीं अपने नोट्स से कंपेयर कर सकते हैं या फिर गूगल से भी कंपेयर कर सकते हैं या आपके टीचरों ने जो लिखवाया उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छा लिखवाते हैं, टीचर्स लोग हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते, चाहे स्कूल हो या कोचिंग हो, टीचर्स लोग आप पर। बच्चा कहीं ना कहीं उसका फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता। फिर भी आपको लगता है कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और लगता है कि ये कंटेंट सर ने बहुत अच्छे समझाए और बहुत क्लियरली वर्ड टू वर्ड सर ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो कहीं ना कहीं इसको कॉपी में नोट करके आपको उतारना है और उसको लर्न करना है, और एग्जाम तक आपको उसको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपके मार्क्स 101% बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपको लगता है कि सर के वीडियोस या सर के कंटेंट में मेरे बहुत काम आ रहे हैं, तो मुझे आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए अच्छे कमेंट्स जरूर किया कीजिए। और अगर लगता है कुछ कमी है तो वो कमेंट्स भी किया कीजिए कि सर ये कमी रही है, तो ताकि कहीं ना कहीं मैं आने वाले वीडियो में उसको सुधारूंगा। तो इस प्रकार लगातार मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं, तो मेरे वीडियो आप जरूर देखें, दोस्तों को शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, और कहीं ना कहीं लगता है आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्जाम तक और भी अच्छी चीजें आपको समझने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेंगी, ताकि आपका रिजल्ट केमिस्ट्री का बहुत बेहतर रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।